हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो पिछले दिनों आपको बताए थे लेक्चर 2 में, नर जनन तंत्र के अंदर मनुष्य में नर जनन तंत्र के तहत हम टेस्टिस के बारे में बताए थे, वृषण के बारे में चर्चा किए थे कि वृषण मनुष्य का मुख्य जनन तंत्र होता है, जनन अंग होता है। और एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के नीचे टेस्टिस सैक में स्थित होते हैं और टेस्टिस सैक के अंदर ये वृषण पाए जाते हैं। वृषण की संरचना का डीपली अध्ययन हम कर चुके हैं। एक वृषण में वृषण नलिका जिनकी संख्या 250 बताए थे, और प्रत्येक वृषण नलिका में 2 से 3 की संख्या में शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। तो इस तरह से टोटल शुक्र जनन नलिकाओं की संख्या 750 बताए थे। वृषण उदर गुहा के बाहर होता है मनुष्य के अंदर, ताकि टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए बॉडी से, और इसी टेम्परेचर पर शुक्राणुओं का स्पर्मेटोजेनेसिस के तहत शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अगर यह टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम नहीं रहेगा तो शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो सकता है। इसके अलावा हमने चर्चा किया था कि जो उदर गुहा होता है, उस उदर गुहा से भ्रूणीय अवस्था में जब विकास होता है, हार्मोन्स के सिक्रीशन से 7 महीने के बाद, यानी 7वें महीने के बाद जो है भ्रूण के अंदर जो टेस्टिस होता है वो टेस्टिस सैक में, यानी उदर गुहा से बाहर टेस्टिस सैक में उतर जाता है। कुछ बच्चों में यह क्रिया नहीं होती है, जिसको क्रिप्टोचिडिज्म कहा जाता है। ऐसे बच्चे जो है एक तरह से बताया गया है कि वो उनके अंदर दोष होता है और इसको शल्य चिकित्सा के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बताया था कि जाड़े के दिनों में और गर्मी के दिनों में जो टेस्टिस सैक होता है, गर्मी के दिनों में टेस्टिस सैक की जो उदर गुहा से टेस्टिस सैक जो है दूर चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मसल्स होती हैं, पेशियाँ होती हैं, वो डार्टोस की जो मसल्स होती हैं वो शिथिल हो जाती हैं, और शिथिल होने की वजह से टेस्टिस सैक उदर गुहा से दूर चला जाता है ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो। और सर्दी के दिनों में टेस्टिस सैक जो है उदर गुहा के नज़दीक चला जाता है ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो, और डार्टोस जो मसल्स होती हैं वो शिथिल हो जाती हैं। तो इस तरह से टेस्टिस के बारे में हमने चर्चा किया था। आज उसी क्रम में जो नर जनन अंग के अन्य भाग होते हैं उसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। साथ ही साथ देखिए, ये टेस्टिस जो है टेस्टिस सैक के अंदर बंद है, और टेस्टिस सैक से लगा हुआ एपिडाइडमिस है, अधिवृषण जिसको कहते हैं। अधिवृषण, यहाँ पे अधिवृषण की संरचना में दिखाया गया है कि अधिवृषण यानी एपिडाइडमिस के 3 भाग होते हैं। हेड होता है, कार्पस होता है और काडा होता है, यानी शीर्ष, कार्पस और आपका पुच्छ। ये 3 भाग एपिडाइडमिस के होते हैं। ठीक है। एपिडाइडमिस एक कुंडली संरचना होती है जो यहाँ टेस्टिस सैक से लगी होती है। इस एपिडाइडमिस में क्या होता है, एपिडाइडमिस के अंदर जो शुक्राणु बनते हैं उन शुक्राणुओं का संग्रह होता है। क्या होता है? संग्रह होता है, संचयन होता है। साथ ही साथ इसमें ये शुक्राणु जो है सक्रिय अवस्था में हो जाते हैं, एक्टिव कंडीशन में आ जाते हैं। यहाँ पे जो शुक्रवाहिनी निकलती है, इसका कार्य क्या होता है?
शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रह और परिपक्वन, यानी इस टेस्टिस के बाहर जो टेस्टिस सैक है इससे लगी हुई जो एपिडाइडमिस है इसमें शुक्राणुओं का संग्रह होता है और इनका मैच्योरेशन होता है, परिपक्वन होता है। ठीक है, ये शुक्रवाहिनी ये अधिवृषण या एपिडाइडमिस जो है पीछे की तरफ पतली नलिकाकार संरचना, यहाँ पे आप देख रहे हैं पतली नलिकाकार संरचना में तब्दील होता है, जिसको वास डिफरेंस या शुक्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? वास डिफरेंस या शुक्रवाहिनी। ये वास डिफरेंस पीछे की तरफ जाती है और जो मूत्राशय होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है मनुष्य के पिछले जो नरजन्नांग है उसके पिछले हिस्से में, इस यूरिनरी ब्लैडर को जो है घेरते हुए, यानी एक तरह से वहां उससे होते हुए और यह नीचे की तरफ वास डिफरेंस आता है। और जहां पे सेमिनल वेस्किल है, ये सेमिनल वेस्किल यानी इसको आप शुक्राशय बोलते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे? शुक्राशय। ठीक है, ये शुक्राशय से होते हुए और शुक्राशय से हो करके शुक्रनली के द्वारा ये वास डिफरेंस एक सहनली में खुलता है। यानी ये देखिए यहाँ पे सहनली, इस शुक्र वाहिनी और फिर आपका शुक्राशय, ये जो सेमिनल वेस्किल है ये शुक्रवाहिनी, यानी ये दोनों मिल करके एक सहनली बनाते हैं और सहनली के द्वारा इस सहनली जो बनी हुई है उसको हम इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट। ठीक है, इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं, यानी ये स्खलन नलिका है और ये स्खलन नलिका आपके मूत्र नली में जाके खुल जाता है। तो जो एपिडाइडमिस, यहां से एपिडाइडमिस से लंबी कुंडली जो 6 मीटर की संरचना बताया गया है, यह आपका पीछे की तरफ पतली नलिकाकार संरचना वास डिफरेंस यानी शुक्रवाहिनी में खुलता है, जो 45 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना होती है और यह मूत्राशय से फंदा बना करके, एक तरह से फंदा बना करके मुड़ते हुए आती है और यह खुलती है आपका सेमिनल वेस्किल के सहनली में। दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके सहनली बनाती हैं। इस सहनली को हम कहते हैं इजाकुलेटरी डक्ट, या हिंदी में इसको कहते हैं स्खलन नलिका, स्खलन नलिका। ठीक है, स्खलन नलिका कहते हैं। तो अब आगे यह स्खलन नलिका जो है आगे की तरफ मूत्र नली में खुलती है। ये मूत्र नली है, यूरेथ्रा है, जो लगभग 20 सेंटीमीटर ये लंबी नली होती है, 20 सेंटीमीटर लंबी नली होती है और इस यूरेथ्रा में खुलते हैं। और ये नली जो है यूरेथ्रा में खुलती है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे 2 तरह की एसेसरी ग्लैंड पाई जाती हैं। कितने तरह की? 2 तरह की एसेसरी ग्लैंड हैं। और एसेसरी ग्लैंड हम आपको पिछले दिन 3 प्रकार के बताए थे। एक तो सेमिनल वेस्किल होता है, शुक्राशय होता है, साथ ही साथ प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, इसको हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, दोनों नाम से आप जानिएगा, काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये दोनों ग्रंथियां जो है, ये तीनों ग्रंथियां नर के सहायक जनन ग्रंथि के रूप में जानी जाती हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि जो ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है वो मतलब ऊपर की तरफ होता है, उसके नीचे जो है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसी ग्रंथि होती है जो जिसके बारे में बताया गया है कि इस ग्रंथि से जो स्राव होता है, जो तरल स्राव होता है और एक तरह का तरल स्राव होता है, साथ ही साथ काउपर्स ग्लैंड से भी एक तरह का तरल स्राव होता है। इसके पहले आप यहाँ पे शुक्र जो आपका शुक्राशय है, सेमिनल वेस्किल है, सेमिनल वेस्किल के बारे में बताया गया है कि जो सेमिनल वेस्किल है उसका जो स्राव निकलता है
वो 70% जो वीर्य है, सीमेन है, उसका 70% भाग बनाता है। और इस स्राव में जो इस सेमिनल वेस्किल से यहाँ से जो स्राव निकलता है वो 70% भाग बनाता है, पूरे वीर्य का 60 से 70% भाग बनाता है। और इस स्राव में क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, एंजाइम होता है, प्रोस्टोग्लैंडिन्स होता है ना, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। जो सेमिनल वेस्किल से स्राव जो निकलता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। इसमें फ्रक्टोज पाया जाता है, एंजाइम्स पाया जाता है और प्रोस्टोग्लैंडिन्स पाया जाता है, जिसमें कि फ्रक्टोज जो होता है वो जो शुक्राणु होते हैं उनको नरिश या पोषण प्रदान करने के लिए फ्रक्टोज से ही एनर्जी एटीपी के रूप में मिलती है। तो ये आपका सेमिनल वेस्किल हो गया। साथ ही साथ जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये नर जनन ग्रंथि के रूप में इसको जाना जाता है। और यह 20 से 25% जो संपूर्ण वीर्य होता है, सीमेन होता है, उसका ये भाग बनाता है। और इसमें साइट्रेट, ठीक है, और फास्फेटेज एंजाइम, ठीक है ना, फास्फेटेज एंजाइम और साइट्रेट का स्राव मतलब ये करते हैं। इस ग्रंथ में वो मिला होता है, फास्फेटेज होता है, साइट्रेट होता है, ये एंजाइम्स उसमें पाए जाते हैं। और यह कर रहा है कि स्पर्म को एक्टिव करता है, सक्रिय करता है, यानी लोकोमोशन के लिए, यानी रिप्रोडक्शन के तहत जो भी वीर्य का मतलब त्यागना होता है, उस समय जो है एक तरह से उसको एक्टिवेट करता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड से निकला हुआ स्राव। इसके अलावा जो तीसरी ग्रंथि होती है आपकी, वो ग्रंथि है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये मूत्र नली के प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे जो है मूत्र नली पर ही लगी हुई ये बल्बो यूरेथ्रल एक छोटी सी पिंडनुमा ग्रंथि होती है, जो क्षारीय तरल का स्राव करती है। किस तरल का स्राव करती है? क्षारीय तरल का स्राव करती है। और यह स्राव जो है योनि मार्ग को चिकना बनाता है, साथ ही साथ मादा की जो योनि होती है उसको चिकना बनाता है, क्योंकि आसानी से आपके स्पर्म जो है आगे की तरफ बढ़ सकें। तो इस तरह से ये आपके 3 ग्रंथियां हो गई। कौन कौन? शुक्राशय, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब हम बात करेंगे कि जो आपका मूत्र नली होता है, ये मूत्र नली 20 सेंटीमीटर जो लंबा, अभी हमने आपको बताया कि 20 सेंटीमीटर यह लंबा होता है यूरेथ्रा। और इस यूरेथ्रा में 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। इस यूरेथ्रा में कितने भाग होते हैं? 3 भाग। एक तो ये आपका जो यूरेथ्रा है, प्रोटियोटिक जो है यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं, प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा है, मेम्ब्रेनस है, और ये स्पॉन्जी यूरेथ्रा है, ठीक है। इस तरह से ये यूरेथ्रा 3 भागों में बटा होता है। लास्ट में जो स्पॉन्जी यूरेथ्रा इसका पाया जाता है। जो मूत्र जनन छिद्र होता है वो लास्ट में पेनिस जो है उस पर मूत्र जनन छिद्र पाया जाता है, और फिर मूत्र का त्याग आवश्यकता अनुसार इसी छिद्र के द्वारा होता है। इसके अलावा बताया गया है कि जो मूत्र मार्ग के जो भाग होते हैं, इन भागों के तहत लास्ट में जो आपका स्पॉन्जी यूरेथ्रा होता है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे जो शिश्न होता है, जो शिश्न के बारे में बताया गया है कि शिश्न, पेनिस क्या करता है? पेनिस का मुख्य कार्य होता है मादा की योनि में वीर्य का त्याग करना। ये जो पेनिस है वो मादा की योनि में वीर्य को छोड़ता है, वीर्य को त्यागता है। तो पेनिस के स्ट्रक्चर में अगर शिश्न की संरचना का हम अध्ययन करें तो यह शिश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है रिप्रोडक्शन के लिए। और इसमें बताया गया है कि 3 जो है वो 3 आपकी अनुदैर्ध्य कार्ड्स पाई जाती हैं। इसमें लॉन्गिट्यूडिनल कार्ड्स होती हैं,
दो पृष्ठ भाग पे जो मोटी कार्ड होती हैं और एक अधर भाग पे जो पतली कार्ड होती है। ये कार्ड जो होती हैं, ये तीनों कार्ड एक ऐसे समय में कार्य करती हैं जब मैथुन या कॉपुलेशन का समय आता है। तो मैथुन के समय शिश्न इरेक्ट होता है, सीधा होता है। क्यों सीधा होता है कि जो ये तीन कार्ड्स होती हैं वो उनमें रक्त जो है भर जाता है और यह फूल जाती हैं। फूलने के बाद शिश्न इरेक्ट हो जाता है, जो कॉपुलेशन में मदद करता है। अधिक से अधिक मतलब उसकी लंबाई बढ़ने से आवश्यकता अनुसार जो स्पर्म होता है उसको आवश्यकता अनुसार जो जिस जगह पे पहुंचाना होता है वो उसके तहत पहुंचा दिया जाता है। साथ ही साथ जो शिश्न का अंतिम छोर होता है उस पे कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, वो फोल्ड हो जाती है और वहाँ से सफ़ेद तरल का स्राव होता है। कभी कभी ज़्यादा स्राव होने की वजह से या रुकने की वजह से इन्फेक्शन के चांसेज होते हैं, बैक्टीरिया के चांसेज होते हैं। यानी ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन उत्पन्न करते हैं और फिर इसके लिए साफ सफाई की आवश्यकता होती है। यहूदियों में और मुस्लिम बच्चों के अंदर ये प्रक्रिया पाई जाती है। खतने का प्रभाव होता है और उसमें क्या होता है कि उस त्वचा को जो बाहर की तरफ मुड़ी होती है जहाँ पे इन्फेक्शन की संभावना होता है, उस त्वचा को काट करके निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से आपको हमने आज जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मानव प्रजनन तंत्र के तहत जो संरचनाओं के बारे में, जिन संरचनाओं के बारे में बताया, वो टेस्टिस, सैक, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस और साथ ही साथ प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेस्किल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और यूरेथ्रा, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी किए। लास्ट में आज बस इतना ही। आज नर जनन तंत्र के बारे में हमने कंप्लीट आपको बताया। अगले दिन हम मादा जनन तंत्र को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर ऑल।